गुलामी किसी की चाहत नहीं हो सकती, गुलामी किसी का विकल्प नहीं हो सकता। गुलामी किसी की चाहत नहीं हो सकती, गुलामी किसी की आदत नहीं हो सकती, गुलामी किसी का स्वभाव नहीं हो सकता। हर इंसान का स्वभाव मूलतः स्वतंत्रता का होता है, वो आजाद होता है और आजाद होने के लिए संघर्ष करना चाहता है। अगर हम भारत की समस्या को, उसके विरोधाभास को अगर खत्म करना चाहते हैं तो हमें भारत की गरीबी को अगर मिटाना है तो भारत के अंदर जाति अंत की लड़ाई शुरू करनी होगी, जाति व्यवस्था का अंत करना होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में हम लोगों को एजेंडा दिया था अनएलिनेशन ऑफ कास्ट का, उस अनएलिनेशन ऑफ कास्ट का एजेंडा लेकर साथियों को काम करना होगा, तभी हम इस देश के अंदर की सारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जागरण प्रबोधन करने की जरूरत है। ये सारा का सारा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, जब तक रहेगा वो हमारे शोषण की व्यवस्था बनाता रहेगा। इसलिए हमें हमारी व्यवस्था बनानी होगी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए साथियों हम लोगों को जागरण करना होगा। जागरण करने के लिए ब्राह्मणों के षड्यंत्र को लोगों को समझाना होगा। ये समझाने के लिए साथियों इस अधिवेशन में विषय लिखा था, क्योंकि मीडिया ने बैनर्जी के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, ना ही डेटन की कोई चर्चा की। मीडिया ने अभिजीत बैनर्जी को जब नोबेल मिला तो हंगामा खड़ा कर दिया। कितना हंगामा हुआ? कुछ ज्यादा नहीं, पिछले 15 दिनों के आप इंटरनेट पर सारे न्यूज चैनलों के या अखबारों के आर्टिकल और वीडियोस दे सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चर्चा अभिजीत बैनर्जी की की और उसमें एक बड़ा मजेदार चर्चा यह था कि नोबेल प्राइज लेने के लिए अभिजीत बैनर्जी जब पुरस्कार लेने के लिए गए तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस में गए और वो टाई सूट डालकर नहीं गए, तो धोती पहनकर गए। तो भारत के प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसकी खबर चलाई कि अभिजीत बैनर्जी धोती पहनकर पुरस्कार लेने के लिए गया। उसकी बीवी अंग्रेज थी, मगर वो पुरस्कार लेने के लिए साड़ी पहनकर चली गई। चर्चा उसकी धोती की हुई, चर्चा उसकी बीवी की साड़ी की हुई, मगर उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि डेटन ने क्या कहा था और अभिजीत बैनर्जी ने क्या रिसर्च किया। जो मीडिया अभिजीत बैनर्जी की लुंगी देख पाया, उसकी बीवी की साड़ी पहचान पाया, वही मीडिया भारत के गरीबों को पहचानने से इनकार कर रहा है। जो मीडिया भारत के हर चीज में जाति देखता है, हर वह चीज में उसको जाति दिखाई देती है, जातिवाद दिखाई देता है, तो गरीबों की पहचान करते समय उसकी जाति क्यों छिपाई जाती है? क्यों उसकी चर्चा नहीं करवाई जाती? उसके बारे में लोगों के सामने आंकड़े क्यों नहीं लाए जाते? डेटन के रिसर्च और बैनर्जी के रिसर्च में कंपैरेटिव करके डिस्कशन क्यों नहीं किया गया? ये काम हम सबको क्यों करना पड़ा? विश्राम साहब को यह सब्जेक्ट यहां लाकर बात करने के पीछे की जरूरत क्यों थी? क्योंकि इस विषय के अंदर जो गंभीरता है, बैनर्जी ने जो चालाकियां की या डेटन के रिसर्च को काउंटर करने वाली जो बातें कही गई, इसके बारे में मीडिया कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना ही भारत का कोई तथाकथित अर्थशास्त्री इसके बारे में चर्चा करना चाहता है। डेटन एक विदेशी आदमी भारत की गरीबी का अध्ययन करता है और गरीबी का अध्ययन करने के बाद में यह बात कहता है कि भारत की गरीबी का मूल कारण जाति है। तो क्या ये जो रिसर्च डेटन ने किया, क्या भारत के अर्थशास्त्रियों को पता नहीं था? क्या मुखर्जी को, बैनर्जी को या जो इससे पहले जो अर्थशास्त्री रहे, क्या उनमें से किसी को यह बात पता नहीं थी? सबको पता थी, मगर किसी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उसकी चर्चा करने दी। यहां तक कि कम्युनिस्टों को भी आपने देखा होगा, वो गरीबों की चर्चा करते हैं, गरीबी की चर्चा करते हैं, मगर गरीब की जाति की चर्चा नहीं करते। सारे मिलकर ये जो गरीबों की जाति को छुपाने के काम में लगे हुए थे। डेटन ने जो आंकड़े उठाए, जो रिसर्च किया, वो भारत के ही लोगों से जमा किया। उसने कहा कि भारत के लोगों का एवरेज हाइट जो है वो 6 फीट से ज्यादा नहीं होता। एवरेज हाइट जो है इंडियंस लोगों का वो 6 फीट से नीचे है। और डेटन ने इसका कारण भी बताया कि एवरेज इंडियन लोगों का जो हाइट है 6 फीट से कम होने का कारण उनके डीएनए में कोई कमी है, इस वजह से नहीं है। तो एवरेज इंडियन लोगों की जो हाइट है ये 6 फीट से कम होने का कारण
माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। ये कुपोषण के कारण भारतीय लोगों की जो हाइट है ये 6 फीट के बराबर नहीं हो रही है, उससे ऊंची नहीं हो रही, उससे नीचे होने का जो कारण है वो माल न्यूट्रिशन है। ये सारा कुपोषण के कारण हुआ। ये हंगर इंडेक्स का भी जो आंकड़ा आया यही वो साबित करता है। मगर डेटा ने जो मामला उठाया, जो चर्चा की, उसके ऊपर भारत के लोग बात करना नहीं चाहते। ना करने के पीछे कारण है कि वो लोग भारत की जाति व्यवस्था को और उस व्यवस्था के निर्माता को छुपाना चाहते थे। डेटा ने कहा कि भारत की गरीबी और उस गरीबी के कारण आया हुआ कुपोषण हर क्षेत्र में हावी रहा। बच्चों के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के साथ में डॉक्टर पवार साहब ने जो आपको बताया कि हंगर इंडेक्स में जिन 4 पैरामीटर्स को लिया गया, स्टनिंग ग्रोथ हो, अंडर नरिशमेंट हो, चाइल्ड वास्टिंग हो, ये किस वजह से हुआ? इसका कारण जो है वो केवल और केवल माल न्यूट्रिशन है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि माल न्यूट्रिशन किसी बीमारी का नाम है। नहीं, ये माल न्यूट्रिशन का अगर सही नाम दिया जाए तो उसका सही नाम है भूखमरी। आपको याद होगा 2 साल पहले संतोषी कोयला देवी की बेटी, यही पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ की संतोषी कोयला देवी, उसकी मां, ये संतोषी चावल चावल करते करते, भात भात कहते कहते भूखमरी से मर गई। उसके पास बीपीएल का कार्ड था, उसके बावजूद भी लोकल रेशनिंग वाला उसको चावल देने से इनकार कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोयला देवी का जो अंगूठा है वो आधार मशीन के साथ मैच नहीं हो रहा था और इस वजह से वो रेशनिंग कार्ड वाला जो है उसको चावल देने से मना कर रहा था। कितना ईमानदार सरकार है कि 2 रुपए के चावल में भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आपको 2 रुपए का चावल लेना है तो आधार के साथ लिंक करना होगा, मगर 2 लाख तक अगर आपको सोना खरीदना है आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं, आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं। 2 रुपए का चावल लेना है आपको आधार देना होगा। 2 लाख तक सोना खरीदो, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। संतोषी भाग भाग कहते हुए मर गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये कुपोषण, ये भूखमरी किन लोगों में है? ये सारे के सारे SC ST BC के और माइनॉरिटी के लोग हैं। जाति ने इनको इस हद तक लाकर रखा, जाति और वर्ण व्यवस्था ने उनको शिकार बनाया। जाति कितना काम करती है इस व्यवस्था में ये हमको जानने की जरूरत है। जाति के कारण साथियों अवसर बाधित होते हैं। जाति क्या करती है? अवसरों में और क्षमता में बाधा निर्माण करती है। जाति आपके अवसर सीमित करती है और जब अवसर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है तो उस अवसरों की, अपॉर्चुनिटी की बाधाएं जब आती है तो अवसर ना मिलने से क्षमताओं का विकास नहीं होता। जाति क्या काम करती है? एक सिद्धांत के तौर पर आपको ये बातें कह रहा हूं। रोजगार ढूंढने के लिए जाना है, काम ढूंढने के लिए जाना है तो सवाल जाति से शुरू करो तो आपको चीजें समझ में आएगी। जाति अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है और अवसर क्षमता को बाधित करता है। और जब आपके पास क्षमता नहीं होती तो जो उपलब्ध अवसर है वो भी मर्यादित हो जाते हैं। और जहां ऊंचे जाति के लोगों का सवाल है वहां अवसर और क्षमता दोनों हावी हो जाते हैं। यहां हम लोग अभी मार्केट में गए, आप भी गए होंगे, तो आपको एक स्वीट होम मार्केट में बहुत सारी जगह पर मिला होगा, रेड्डी स्वीट्स। तो ये अगर आप मार्केट में गए होंगे तो आपको बहुत सारी जगह पर आंध्रा में, तेलंगाना में एक स्वीट हाउस का नाम मिलेगा, रेड्डी स्वीट्स। तो जाति हर जगह पर है, वो आपकी क्षमता को, आपके अवसर को नियंत्रित करती है। और जब आपके अवसर और क्षमता नियंत्रित होते हैं तो जो बचे कुछ थोड़े मोटे अवसर है वो भी आपके प्रभाव से दूर हो जाते, नियंत्रण से दूर हो जाते। और जहां जाति हावी होती है,
इन्फ्लुएंशियल होती है, वहां अवसर और क्षमता कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में आ जाते, उनके दायरे में आ जाते। इसी अवसरों को और क्षमताओं को दूर करने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रियम्बल में लिखा कि हमें समानता चाहिए। वो समानता कौन सी चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। तो कौन सी चाहिए? अपॉर्चुनिटी को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वो फंडामेंटल राइट है। जाति आपका जो फंडामेंटल राइट है अपॉर्चुनिटी का, वो डिनाई करती है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं कि हमें स्टेटस, जो दर्जा है, उसकी समानता चाहिए, क्योंकि जब तक हमको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक हमारी क्षमताओं का विकास नहीं होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये फंडामेंटल राइट माना जाएगा और जाति वही आपसे छीनती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप हावी नहीं होंगे। भारत के फोर्ब्स ने जो लिस्ट बनाई है कि 100 अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, टॉप 10 लोगों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, वो 10 लोगों में कितने SC ST BC के लोग हैं, आपको नहीं मिलेंगे वहां। डेटॉन ने जब ये सारा आंकड़ा जमा किया तो उस आंकड़ों में ये सारी चीजें आई कि जाति कैसे अवसरों को बाधित करती है, जाति कैसे क्षमताओं को रोकती है। और इस विषय के ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए थी, इस विषय के ऊपर ज्यादा डिबेट डिस्कशन होना चाहिए था, वो नहीं मिला। जब बैनर्जी का रिसर्च आया, पूर इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे या उसका रिसर्च आप पढ़ोगे तो मुझे लगा था कि भाई एक बाहर वाला आदमी भारत की गरीबी को इतना समझ रहा है और इसका विश्लेषण करके हम लोगों को रास्ता बता रहा है कि अगर आप भारत की गरीबी को खत्म करना चाहते हो तो जाति व्यवस्था को मिटाओ। तो बैनर्जी तो कलकत्ता का है, बंगाल का है, इसी मिट्टी में पला बड़ा हुआ है, भद्र लोगों में से आता है, तो जरूर उसने कुछ बढ़िया सोचा होगा इसके बारे में। और हमने जब अभिजीत बैनर्जी के रिसर्च लाइन पढ़ी तो उसमें कहीं भी हमें जाति के बारे में कोई शब्द पढ़ने को नहीं मिला, बल्कि जो रिसर्च डेटा ने किया था उस जाति के मुद्दे पर बड़ी चालाकी के साथ चुप्पी साधने का या उसके ऊपर मौन रखकर उसको डाइवर्ट करने का काम जो है ये बैनर्जी के रिसर्च के द्वारा किया गया। डेटॉन के रिसर्च के बाद में तो हंगामा होना चाहिए था। वो जो सवाल डेटॉन ने खड़े किए थे उसके जवाब मिलने चाहिए थे। उन सारे सवालों को, जवाबों को डाइवर्ट करने का काम रिसर्च में किया गया। अभिजीत बैनर्जी ने जो थ्योरी अपनाई वो थ्योरी रैंडमाइजेशन की थ्योरी थी, RCT की थ्योरी थी, रैंडमाइज एंड कंट्रोल थ्योरी। इस थ्योरी का उपयोग गरीबी का अध्ययन करने के लिए किया गया। आज यहां हमारे साथ में बहुत सारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं तो उन लोगों को अनुभव होगा रैंडमाइज थ्योरी का उपयोग शुरू के समय में और आज भी कुछ हद तक ये उपयोग मेडिकल फील्ड में किया जाता है। ये थ्योरी बेसिकली मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। बहुत समय तक ये केवल मेडिकल फील्ड तक सीमित थी, बाद में ये थ्योरी जो है गरीबी के अध्ययन के लिए इस्तेमाल की गई। अभिजीत बैनर्जी इस RCT की थ्योरी को एंडोर्स करते हैं और ये पुरस्कार जब उसको दिया गया तो ये कह सकते हैं कि उस थ्योरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का काम इस नोबेल प्राइज के द्वारा किया गया। गरीबी की अध्ययन करने के लिए थ्योरी बनाई गई, मगर बड़ी चालाकी की बात है या बड़े आश्चर्य की बात है, अगर आपने उस थ्योरी को पढ़ा होगा, वो थ्योरी को लागू करने का तरीका बड़ा अजीब है। गरीब और गरीबी उनके लिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इस RCT का एक बेसिक फंडा क्या है? तो गरीब उनके लिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे किसी चूहे के ऊपर किसी ड्रग ट्रायल को किया जाता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस किसी एक को दिया जाता है और उसके ऊपर क्या उसका परिणाम हुआ वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जैसे किसी गिनी पिग के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर ड्रग ट्रायल किए जाते हैं, वो जैसे अनह्यूमन होते हैं, उसके हकाधिकारों के विरोध में जाकर उसके साथ किया जाता है, उसी तरीके से इस थ्योरी में एक ड्रग ट्रायल की तरह इकोनॉमिक ट्रायल किया जाता है। और कोई बड़ा
इकोनॉमिक मॉडल खड़ा नहीं किया जाता, छोटी छोटी मदद उसको की जाती है, स्मॉल और माइक्रो फाइनेंशियल हेल्प उसको दी जाती है, और फिर उसका दूसरों के साथ में कंपेयर किया जाता है। ये थ्योरी, इसका समर्थन कौन करता है? इस थ्योरी का समर्थन सरकारें कर रही है। गवर्नमेंट, जो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स है, जिन्होंने गरीबी को पैदा किया, जिनकी वजह से गरीब पैदा हुए, वो सारे गवर्नमेंट जो है इस थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस भी इस थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गरीबी है, ये गरीबी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट हाउसेस के कोलैबोरेशन से आई हुई है। भारत की भाषा में बोला जाए तो इसको हम बीबीसी कह सकते हैं। बीबीसी का मतलब क्या है? ब्राह्मण बनिया कोलैबोरेशन। ज्योतिराव फुले ने भी इस बात को हमको कहा था कि ये एलपीजी जो है आने वाले समय में आपका सत्यानाश करने वाला है। ज्योतिराव फुले जी भी एलपीजी की बात कहते थे। वो एलपीजी था लाला, पंडित और गुंडा, शेठ जी, भट्ट जी और लाट जी। ये कोलैबोरेशन जो है वो उस समय से आज तक चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हो, वेरियस स्टेट्स इस थ्योरी को समर्थन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस इसका समर्थन कर रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया भर में गरीबी पैदा हुई। आज अंबानी एक साल में 1,21,000 करोड़ का मालिक हुआ, और उसी देश की जनता 5 रुपए का बिस्कुट खरीदने लायक नहीं। 10 लाख बच्चे हर साल अपने उम्र का 5 साल पूरा नहीं कर पाते, इससे पहले मर जाते हैं। डेली का आंकड़ा अगर आप उठाकर देखो तो 4,000 से ज्यादा लोग भूखमरी से मरते हैं। ये सारा आंकड़ा हमारे सामने है, और उसी देश में अंबानी 1,21,000 करोड़ का मालिक एक साल में बन जाता। ये सारी गरीबी कॉर्पोरेट हाउसेस और सरकार की नीतियों के कारण बनी। दोनों इस थ्योरी का समर्थन करते। इतना ही नहीं, जो बड़ी बड़ी ट्रस्ट है, बड़े बड़े एनजीओ चलते हैं, जो फाइनेंशियल हाउसेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंड प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी अभिजीत बैनर्जी इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, उसको समर्थन देते हैं। और चौथी बड़ी बात, इस थ्योरी के समर्थन में मीडिया पूरी ताकत लगाकर खड़ा है। अब बचा कौन? 5वां नंबर का, जिसके ऊपर ये थ्योरी लागू की जाती है, वो है गरीब। उसको पता ही नहीं कि वो किसी रिसर्च का हिस्सा बना हुआ है, वो तो ड्रग ट्रायल की तरह गिनीपिग बनकर किसी के रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है। भारत में लिंग, वर्ण, वर्ग और जाति के आधार पर व्यवस्था है, और जब तक ये व्यवस्था लिंग, वर्ण और जाति के आधार पर है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसके आधार पर ये सारा व्यवस्था है, वहां से उसको दूर करके आप उसके साथ आर्थिक आधार पर व्यवहार करोगे, कैसे उसका समझ में आएगा? इस थ्योरी में इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए इसमें जो कमी खामी थी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा रही। उसके जो ड्रॉबैक्स है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि ये रैंडमाइज थ्योरी से क्या नुकसान हो रहा है। डेटा ने इसके विरोध में बात कही थी कि आप एग्रीगेट की थ्योरी को चला रहे हो, आप एवरेज की थ्योरी को चला रहे हो, आप रैंडमाइज की थ्योरी को चला रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। भारत में एवरेज की थ्योरी रखी जाती है, पर कैपिटा इनकम निकालना है, एवरेज निकालो। आपको इंडिविजुअल लेवल पर जानकारी लेनी है, किसी का स्टेटस निम्न है, एवरेज कर लो, और एवरेज के आधार पर निर्णय बनाए जाते हैं। अब 32 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया और अंबानी भी अमीर हो गया, तो दोनों अमीर हो गए एवरेज में। बॉम्बे में रहने वाले लोगों का अगर आप एनुअल इनकम कर लो, हर साल का उसका एवरेज इनकम निकालो, लाख, 1.25 लाख रुपए से ज्यादा जाएगा। उसमें अंबानी भी आएगा और झोपड़ी में रहने वाला, धारावी में रहने वाला आदमी भी आएगा। ये एवरेज की थ्योरी बड़ी चमत्कारिक थ्योरी है। साथियों, इस एवरेज की थ्योरी को दुनिया में पहली बार जिस आदमी ने लाया, उस साइंटिस्ट का नाम था हेरोडोटस। यूनान का एक बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट था, जिस आदमी ने ये एवरेज की थ्योरी दुनिया को दी, उस साइंटिस्ट का नाम था हेरोडोटस। एक बार ये हेरोडोटस अपनी बीवी और बच्चों के साथ में
सफर पर जा रहा था, रास्ते में एक नदी आ गई, तो उसकी बीवी ने कहा कि नदी में पानी ज्यादा है, हम लोग नाव लेते हैं और दूसरे छोर पर दूसरे किनारे पर जाते हैं। अब चूंकि ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने कहा काहे को नाव के लिए पैसा खर्च करने का, थोड़ा रुको, मैं दुनिया का एक बहुत बड़ा महान गणितज्ञ हूं, मैथमेटिशियन हूं, मैं जाकर देखता हूं। वो नदी में गया, पूरा नदी का किनारा जाकर आया, जितने गड्ढे थे वो गड्ढों को देखा, फिर किनारे पर आया, अपने बच्चों की हाइट नापी और फिर वहां रेत पर एक गणित किया और उसकी बीवी को कहा कि नदी की जो गड्ढे है उसकी एवरेज खोली जो है वो और हमारे बच्चों की जो एवरेज हाइट है ये ज्यादा आती है, तो हमारा कोई बच्चा इस पानी में डूबने वाला नहीं है। ये जो नदी के गड्ढे की जो एवरेज डेप्थ है वो और हमारे बच्चों की जो एवरेज हाइट है इसमें अंतर है, हमारा कोई बच्चा जो है इसमें डूबेगा नहीं, नाव का खर्चा बच जाएगा। अब 3 बच्चे थे, एक 14 साल का था, एक 12 साल का था और एक 8 साल का था। पति आगे चल रहा है, बच्चे उसके पीछे और बीवी पीछे। अब बीवी को पता था कि ये कितना बड़ा गणितज्ञ है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, मेरे बच्चे को गारंटी से डुबा देगा, इसलिए मां पीछे खड़ी रही। अब जब वो चल रहा था तो एक गणित काम आया। नदी में जैसे जैसे वो गए, जैसे गड्ढे शुरू हो गए तो गड्ढों में क्या हुआ, 14 साल का बेटा बच गया, 12 साल का बेटा बच गया, मगर जो 8 साल का बेटा था उसकी एवरेज हाइट बढ़ी, मगर वो कागज पर बढ़ी, वास्तविकता में उसकी हाइट तो कोई बड़ी नहीं थी, वो बच्चा पानी में डूब गया। अब 8 साल के बच्चे की हाइट बढ़ी, मगर कहां बढ़ी, गणित में बढ़ी, कागज में बढ़ी, व्यवहार में उसकी कोई हाइट बढ़ी नहीं। वो बच्चा पानी में डूब रहा था, उसकी बीवी ने उसको बचाया और अपने पति को हड़काया, मैं कह रही थी तुमको कि मेरा बेटा डूब जाएगा, जरा उसको बचाओ। तो अपने बेटे को बचाने की बजाय हेरोडोटस दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे गया और देखने लगा कि मेरा गणित कहां गलत हो गया। अरे गणित तो बराबर है, तो मेरा बेटा बचना चाहिए। हाइट बढ़ गई मगर कहां बढ़ी, कागज में। एवरेज की थ्योरी आपकी हाइट बढ़ाएगी, एग्रीगेट में आप शामिल हो जाओगे, टोटल में कहां हो। अभिजीत बैनर्जी के रिसर्च में इसका कोई जवाब नहीं है, वो एडिक्वेट थ्योरी नहीं है, उसको रिलायबल नहीं माना जा सकता, मगर फिर भी उसको एंडोर्स करके हमारे सामने रखा गया ताकि जो डेटान का जो रिसर्च था कि जाति ही हमारी गरीबी का मूल कारण है, उसके ऊपर चर्चा ना हो, उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। और बड़ी चालाकी के साथ में मीडिया ने इस थ्योरी के ऊपर चर्चा करना बंद कर दिया। बैनर्जी ने धोती पहनी, उसकी बीवी ने साड़ी पहनी, इसकी चर्चा हुई, मगर धोती के अंदर जो सारा गरीबी का इसका जो सारा मामला दबाया गया, इसकी चर्चा भी नहीं हुई। अब साथियों, भारत में जो गरीब है उन गरीबों के साथ में क्या हो रहा, उसकी गरीबी का समाधान करने के लिए बजट है, बजट पर ब्राह्मण का नियंत्रण है। निर्मला सीतारमण 30 लाख करोड़ के करीब का बजट रखा। अब किसी देश की गरीबी को खत्म करने के लिए यह बजट काफी है, मगर उस बजट में एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर के लिए कितना बजट खर्चा हुआ, वो आंकड़ा अगर आप उठाकर देखो, वो आंकड़ा कहां गया, वेलफेयर की स्कीमें कहां गायब हो गई, पता नहीं किसी को। और वही गरीब सालों से गरीबों के लिस्ट में जा रहे और नीचे जा रहे। उन गरीबों के पास अपना कोई विकल्प नहीं रहा, फिर इन्हीं गरीबों का उपयोग ब्राह्मण जो है अपने राजनीति के लिए करता रहा। यही गरीब कावड़िया उठाकर पानी लाने के लिए जा रहे। आप वो कावड़ियों को उठाकर देख लीजिए कौन है कावड़िए, यही गरीब है, वो मंदिर आंदोलन में है, यही गरीब मॉब लिंचिंग में शामिल है, यही गरीब जय श्री राम का नारा लगा रहे, यही गरीब हिंदुस्तान का नारा लगा रहे। कहां है गरीब? ईवीएम के माध्यम से जब सरकार ने चुनाव जीता, तो जब चुनाव गरीबों के नाम पर लड़ा मगर ईवीएम ने चुनाव जितवा दिया, तो जो चुनाव ईवीएम से जीतने वाली बीजेपी है उसको ये पता है कि गरीबों के वोट तो वैसे ही ईवीएम में मुझे मिलने वाले हैं, तो गरीबों का वेलफेयर करने के लिए कोई बजट देने की जरूरत नहीं।
गरीबों का वेलफेयर करने के लिए कोई बजट देने की जरूरत नहीं। वेलफेयर तो केवल अंबानी और अदानी का होगा। गरीब तो और नीचे लाया जाएगा। इस हद तक गरीबी को नीचे लाया गया कि गरीब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में ही पीछे लग जाए, उसकी सारी जिंदगी वही रुक जाए। ईवीएम से जो गरीबों की चिंता करने वाला जो मामला तो खत्म हो गया। 5 साल गरीबों के नाम पर सरकार चलाई, चाय वाले के नाम पर सरकार चलाई, गरीब आदमी प्रधानमंत्री बना। गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए, जो गरीब है उनकी गरीबी मिटाने के लिए क्या किया? कोई मामला नहीं हुआ। मगर उन गरीबों के अंदर नकली राष्ट्रवाद, अशिक्षित अर्ध शिक्षित लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की हवा खड़ी कर दी, और यही राष्ट्रवाद के हवा लेने वाले लोग मॉब लिंचिंग की घटनाएं कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में यही लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं लोगों का इस्तेमाल मंदिर आंदोलन के लिए किया जा रहा है। इन्हीं लोगों का इस्तेमाल राइट्स करवाने के लिए किया जा रहा है, और यही लोग राष्ट्रवाद का झंडा लेकर खड़े हैं। जिसके पास प्याज खरीदने के लिए पैसा नहीं, वो कश्मीर में प्लॉट लेने का सपना देख रहा है। इतना बड़ा राष्ट्रवाद खड़ा हो गया, और इन अशिक्षित अर्ध शिक्षित लोगों को शिकार बनाया। ब्राह्मणवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करके इन लोगों का, ब्राह्मणों की व्यवस्था मजबूत करने के लिए ब्राह्मण काम कर रहा है। गरीबी हटाने के लिए इनके लिए कुछ नहीं कर रहा। ब्राह्मणों की टेक्नोलॉजी साथियों 3G टेक्नोलॉजी थी। 3G टेक्नोलॉजी गाय, गंगा और गायत्री, गाय, गंगा और गायत्री के ऊपर बात हुई। अभी अयोध्या में ठंड ज्यादा पड़ी तो गाय के लिए स्वेटर बनवाए गए, स्पेशल कोट बनवाया गया, जूट के कोट बनवाए गए गायों के लिए। गाय बचनी चाहिए, गंगा बचनी चाहिए। हजारों करोड़ का बजट गंगा पर खर्चा किया। और गायत्री, अब 3G टेक्नोलॉजी पुरानी हुई, नई टेक्नोलॉजी आई 4G, तो 4G में चौथा G जोड़ना चाहिए था। गाय, गंगा, गायत्री के साथ में गरीब भी जोड़ना चाहिए था। वो गरीब को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। गाय बचनी चाहिए, गंगा बचनी चाहिए, गायत्री बचनी चाहिए, गरीब वही के वही रहना चाहिए। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं। डेटॉन ने जब ये रिसर्च किया और हमारे सामने रखा, तो साथ उसने सीधी भाषा में हमको कहा कि अगर आप भारत की गरीबी को मिटाना चाहते हो तो जाति व्यवस्था को मिटाओ। तो क्या भारत का ब्राह्मण, भारत की व्यवस्था चलाने वाले लोग जाति व्यवस्था के विरोध में कोई भूमिका लेने वाले हैं? नहीं। इसलिए जब तक भारत में ब्राह्मण शासक वर्ग रहेगा, बजट पर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहेगा, भारत में किसी भी स्थिति में जाति व्यवस्था जब तक कायम है और ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम है, गरीबी का समाधान नहीं होगा। फिर ग्लोबल हंगर का रिपोर्ट उठाकर देख लो, माल न्यूट्रिशन के आंकड़े उठाकर देख लो, और ज्यादा आंकड़े गंभीर हो जाएंगे, और ज्यादा परिस्थितियां गंभीर हो जाएंगी। इतने मामले सामने आएंगे, अंदाजा लगा नहीं सकते। अभी बॉम्बे में कुछ दिनों पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तौर पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर 11 और 14 साल की 2 लड़कियों को फ्लैश ट्रेडिंग में बेचा गया। 11 साल की एक लड़की थी, 14 साल की एक लड़की थी, उनको बॉम्बे में प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए बेचा गया। ये 11 साल के और 14 साल की बच्चियों को 240 रुपए में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर वेश्या व्यवसाय करने के लिए बेचा गया, केवल 240 रुपए में। दोनों लड़कियों का कुल मिला के वजन साथियों 80 किलो था। 80 किलो का जिंदा गोश्त 240 रुपए में बेचा गया, 3 रुपए किलो से भी नीचे भाव में। अगर आप मार्केट में जाओ, रद्दी लो, तो रद्दी 10 रुपए किलो में बेची जाती है। इस भारत का भविष्य 3 रुपए किलो के भाव से बेचा जा रहा है। कौन है वो गरीब? अभी डॉक्टर साहब ने जो आपको आंकड़े बताए, छत्तीसगढ़ के एरिया में जाओ, मध्य प्रदेश के आदिवासी एरिया में जाओ, लोगों के रेशनिंग कार्ड गिरवी है 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए। एक बीमारी उनको परमानेंटली गरीबी रेखा के नीचे लाकर रखती है।
उसका कोई विकल्प नहीं बनाया, उसके हेल्थ के लिए, उसके मेडिकेशन के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा हेल्थ सर्विस भारत में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर भारत में 68% है। सरकार का उसका रोल कितना है? 32 रुपीज का। 68% का जो खर्चा है आपको आपके पॉकेट से करना पड़ता है। एक मामूली बीमारी भी आपको परमानेंट बीपीएल रेखा के नीचे ला सकती है, और यही होता है। तो सरकार ने सारी जिम्मेदारियों से अपने हाथ उठा लिए और उसके हाथ में झंडा दे दिया। जय श्री राम बोल। ब्राह्मणों ने एक बड़ी चालाकी की साथियों, उस चालाकी को हमको जानने की जरूरत है। वो चालाकी क्या की? ब्राह्मणों ने गरीबी को धर्म के साथ जोड़ दिया। ब्राह्मण काम कैसे करता? गरीबी को धर्म के साथ जोड़ दिया, गरीबी को पाप पुण्य के साथ जोड़ दिया। जब गरीबी को धर्म के साथ जोड़ दो, गरीबी को पाप पुण्य के साथ जोड़ दो तो क्या होता है? गांधी जी ने तो इससे आगे वाली बात की। गांधी ने गरीब को गरीब नहीं कहा, गांधी ने गरीब को दरिद्र नारायण कहा। लक्ष्मी नारायण नहीं, दरिद्र नारायण। ये नारायण है मगर कौन सा? दरिद्री नारायण है। जब गरीबी को धर्म के साथ जोड़ दो, जब गरीबी को पाप पुण्य के साथ जोड़ दो, तो उस व्यक्ति के अंदर का विद्रोह खत्म हो जाता है। वो व्यवस्था के साथ संघर्ष करने की बजाय अपने नसीब को दोष देता है कि मेरे नसीब में ही कुछ खोट थी, पिछले जन्म का पाप था, इस वजह से मैं गरीब पैदा हुआ। फिर चाहे कितने मोदी, चाहे कितने अमित शाह, चाहे कितनी जोते मारे, वो ये मानता है मेरे पिछले जन्म के पाप। और हमारी हालत तो इतनी आदी हो चुकी है। एक शहर था, वहां एक राजा था जो अपनी प्रजा के ऊपर जिस तरह चाहे उस तरह से अन्याय करता था, तरह तरह के टैक्सेस लगाता था, बड़ी परेशानी करता था, मगर कोई उससे दुखी नहीं था। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, मैं इतना परेशान कर रहा हूं फिर भी लोगों को बुरा नहीं लगता। फिर मार्केट के अंदर जो बड़ी सड़क थी उसने खुदवाई, और जरूरत ना होने के बाद में भी वहां फ्लाईओवर लगाया। कोई जरूरत नहीं थी, फ्लाईओवर शुरू कर दिया। लोगों को 2-4 किलोमीटर चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, फिर भी लोग जा रहे थे। साल 2 साल के बाद फ्लाईओवर तैयार हुआ। फिर राजा ने फ्लाईओवर पर जाने वाले लोगों को टोल लगा दिया। लोग टोल भी दे रहे। फिर भी राजा को लगा कि मैं इतना परेशान कर रहा हूं, लोग मुझे रोक क्यों नहीं रहे, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। फिर राजा ने तीसरा तरीका अपनाया, जो भी कोई उस फ्लाईओवर से जाए उसे जूता मारना शुरू कर दिया। जो आए उसको जूता मारो, आते समय जूता, जाते समय जूता, डेली जूता मारने का काम शुरू किया। उसके बावजूद भी कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आ रही थी। फिर राजा ने सोचा कि लोग मेरे डर के कारण बोल नहीं रहे होंगे, एक कंप्लेंट बॉक्स वहां पर लगाया कि कोई लिखकर तो भेजे। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद एक चिट्ठी उसमें आई। राजा को लगा कोई तो शेर मेरी दरबार में है, मेरे राज में कोई तो एक शेर है जो मेरे विरोध में खड़ा होने के लिए राजी है। उसने खुशी खुशी वो चिट्ठी को निकाला, और जब वो पढ़ा तो अपना जूता लेकर अपने को मारा। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? महाराज, जूते मारने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगती है, समय ज्यादा जाता है, ऐसा करो जूते मारने वाले लोग ज्यादा बढ़ा दो, आधा घंटा हमारा बच जाएगा, बहुत लंबी लाइन होती है। आदत बनी हुई है। अब जब आदत बन जाती है तो साथियों ध्यान रख लीजिए, अगर जरूरतों को समय पर ना बदले, जरूरतें आदत बन जाती है, और आदतें इंसान का चरित्र साबित करती है। गुलामी किसी का चरित्र नहीं हो सकती, गुलामी किसी की चाहत नहीं हो सकती, गुलामी किसी का विकल्प नहीं हो सकता। गुलामी किसी की चाहत नहीं हो सकती, गुलामी किसी की आदत नहीं हो सकती, गुलामी किसी का स्वभाव नहीं हो सकता। हर इंसान का स्वभाव मूलतः स्वतंत्रता का होता है, वो आजाद होता है और आजाद होने के लिए संघर्ष करना चाहता है। अगर हम भारत की समस्या को, उसके विरोधाभास को अगर खत्म करना चाहते हैं, तो हमें भारत की गरीबी को अगर मिटाना है, तो भारत के अंदर जाति अंत की लड़ाई शुरू करनी होगी। जाति व्यवस्था का अंत करना होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में हम लोगों को एजेंडा दिया था, अनएलिशन ऑफ कास्ट का। उस अनएलिशन ऑफ कास्ट का एजेंडा लेकर साथियों को काम करना होगा, तभी हम इस देश के अंदर की सारी व्यवस्था को
बदल सकते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जागरण प्रबोधन करने की जरूरत है। ये सारा का सारा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, जब तक रहेगा वो हमारे शोषण की व्यवस्था बनाता रहेगा। इसलिए हमें हमारी व्यवस्था बनानी होगी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए साथियों हम लोगों को जागरण करना होगा। जागरण करने के लिए ब्राह्मणों के षड्यंत्र को लोगों को समझाना होगा। ये समझाने के लिए साथियों इस अधिवेशन में विषय लिखा था, क्योंकि मीडिया ने बैनर्जी के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, ना ही डेटन की कोई चर्चा की, और आज भी इस बात की चर्चा की ताकि हमारा कार्यकर्ता जब समाज में जाए तो उसके पास ये पता हो कि हम लोग इस देश के अंदर अपना आंदोलन चला रहे और चलाने के लिए सारा साधन हमारे पास में है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो विषय और इसकी गंभीरता हमारे कार्यकर्ताओं को समझ में आएगी और उस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएंगे। आपने मुझे सुना, बोलने का मौका यहां पर मुझे मंच पर दिया गया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।